हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन आवर्स। यूपीएससी बेसिक्स की सीरीज़ में आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अवर एनवायरनमेंट। हमारे क्लास 7 ज्योग्राफी में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में शुरुआत में एक स्टोरी दी हुई है, जिसमें एक बच्चा अपने वैकेशन से वापस से स्कूल जब ज्वाइन करता है तो वो देखता है कि उसके आसपास में जो खेलने की फील्ड थी, जहाँ पे वो लोग खेलते थे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। तो वो काफ़ी दुखी होता है और वो अपने टीचर्स से और अपने दोस्तों से बातें करता है, और जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में उसके जहन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो अपने टीचर से पूछता है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर उन्हीं क्वेश्चंस और आंसर पे डिपेंड है। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या थे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर है व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हैं तो आपके आसपास जो भी टेबल हैं, चेयर हैं, या स्कूल की बिल्डिंग है, मतलब हमारा जो आसपास का पूरा क्लासरूम है, आपके दोस्त जो आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, आपके आसपास की जो ओपन फील्ड है जहाँ पे आप खेलते हैं, रोड्स, गार्बेज, मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो सारे पार्ट हैं हमारे इन्वायरमेंट के। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है द वन विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल, आपके फ्रेंड्स जो कि ह्यूमन में आएंगे, एट्सेट्रा। इसके अलावा दोज थिंग्स विच आर मेड बाय पीपल, और वी कैन से इट मैन मेड। इसका एग्जाम्पल है रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, बिल्डिंग्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर हमारा इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये हमें एयर प्रोवाइड करता है, मतलब ऑक्सीजन जिसे हम ब्रीथ करते हैं, वाटर प्रोवाइड करता है जिसे हम ड्रिंक करते हैं, इवन हमें वो फूड प्रोवाइड करता है, और रहने के लिए लैंड भी प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। जैसा मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि वो लड़का जब वापस आता है अपनी छुट्टियों से तो वो देखता है कि उसके आसपास चीज़ें चेंज हो रही हैं। वो जो ओपन फील्ड थी वहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंट में जो चेंज है वो क्यों हो रहा है? इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज आवर नीड्स आर चेंजिंग। अगर हम अपने पुराने टाइम्स में देखें, स्टोन एज की हम बात करते हैं, तो उस समय क्या था, ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए ही हम हंट करते थे या फिर फ्रूट्स लेते थे अपने आसपास के पेड़ पौधों से। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंसानों में डेवलपमेंट हुआ तो हम एक जगह पे रहने लगे, हम सेटल हो गए। जब सेटल हो गए तो हमें खाने के लिए एम्पल अमाउंट में फूड चाहिए था। तो उसके लिए हमने क्या किया, आसपास के जो फॉरेस्ट थे उसको हमने क्लियर करके वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बना दिया, और वहाँ पे हमने खेती करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि वहाँ का जो हमारा इकोसिस्टम था, जो कि फॉरेस्ट था जिसे आपने क्लियर किया, तो उससे क्या हुआ, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हुआ। ऐसे ही जो ह्यूमन बींग्स के ये नीड्स जो हैं वो हर डे बाय डे इंक्रीज कर रही हैं, और उससे क्या है, जो ह्यूमंस हैं वो अपने इन्वायरमेंट को, आसपास का जो भी लिविंग या नॉन लिविंग हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसे लगातार हम चेंज कर रहे हैं, और कभी कभी हम इसे डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम फॉरेस्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो मतलब हम एक तरीके से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इसका इफेक्ट हमें ऑक्सीजन लेवल पे दिखाई देगा,
क्योंकि फॉरेस्ट हमारे सोर्स हैं ऑक्सीजन के, जितने भी प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इस डिस्ट्रक्शन में हम वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं, एयर को भी पोल्यूट कर रहे हैं, लैंड को भी पोल्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो भी हमारा फॉरेस्ट लैंड था वहाँ पे हम फैक्ट्रीज बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वहाँ से जो ट्री का कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो कम होता जाएगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे करके पूरी ह्यूमन रेस पेरिश कर जाएगी। तो आप इस छोटे से एग्जाम्पल में, इस फोटो में देख सकते हैं कि अभी जैसे कम बिल्डिंग्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, लेक हैं, वाटर भी हमारे पास है। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप करते जा रहे हैं, हम अपने जो फॉरेस्ट लैंड है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा बैरन लैंड बन जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। तो मैंने जैसा आपको बताया, जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ रही हैं तो हम अपने आसपास के जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसे मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमने कार बनाई। कार क्यों बनाई? ताकि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से, कन्वीनियंस के साथ और कम टाइम में ट्रेवल कर सकें। बट जब हमने कार बनाई तो आप देखिए क्या क्या रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं। इन कार्स को बनाने के लिए हम फैक्ट्रीज चाहिए। फैक्ट्रीज से क्या हो रहा है, हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, उस फॉरेस्ट को क्लियर करके हम वहाँ एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, उस फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे दो नेचुरल, जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स हैं, दो नेचुरल रिसोर्स आप सीधे सीधे डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकते हैं। एक जो फॉरेस्ट है, सेकंड हमारी एयर। इसके अलावा और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बट वो हम एक एक करके देखेंगे आगे की क्लासेस में। इसके अलावा जब हमने कार बनाई तो कार को चलाने के लिए हमें उसके लिए फ्यूल चाहिए। ये फ्यूल आता है या तो डीजल होगा या तो पेट्रोल होगा। ये एक्सकेवेशन से आता है। हमारे अर्थ में अंदर की साइड जब हम इसका एक्सकेवेशन करते हैं, जब खुदाई करते हैं, तो नेचुरली हमारे यहाँ पेट्रोलियम एंड ऑयल रिजर्वायर्स होते हैं यहाँ नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे, जो कि बहुत ही लंबे टाइम के कंप्रेशन और हीट की वजह से बनते हैं। तो हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक तरीके का वो नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम ख़त्म कर रहे हैं। प्लस ये जब फ्यूल इस कार में जाता है और जब बर्न होता है तो जो उसका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलती हैं, ये हार्मफुल गैसेस हमारे एयर को पोल्यूट करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल सी नीड, ताकि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कन्वीनियंस के साथ जा सके, आराम से जा सके, इसके लिए हमने कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद किया और कितना ज़्यादा हमने पोल्यूशन भी फैलाया है। और हर तरीके का पोल्यूशन, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या फिर लैंड पोल्यूशन हो, हमने हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा है वेसल्स, जो कि हम वाटर या फिर फूड सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी फैक्ट्रीज़ में बनता है। तो सेम यही चीज़ें आ जाती हैं कि हम कैसे लैंड या फिर फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। लैंड्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग फैक्ट्रीज, होम्स एट्सेट्रा। तो ह्यूमन बीइंग ने जैसे जैसे तरक्की की, जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हम अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला नेचुरल, जिसमें आपका एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वाटर जिसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, लैंड जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे, मतलब जहाँ पे ये तीनों मीट करते हैं, एक बहुत नैरो जोन है जहाँ पे लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं और इसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट है वो है ह्यूमन कंपोनेंट। अब ह्यूमंस का आपस में इंटरेक्शन, एक तो ह्यूमन इंडिविजुअल हो गया, जब वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो फैमिली बनती है, कम्युनिटी बनती है, रिलीजन बनता है। और उसके बाद जब हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए तो उससे एजुकेशनल हुआ, हमारे देश की इकोनॉमी, हमने देश बनाए, देशों की इकोनॉमी चली तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा
ह्यूमन मेड कंपोनेंट, मैन मेड कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें बिल्डिंग्स आ जाएंगी, पार्क्स आ जाएंगे, ब्रिजेस आ जाएंगे, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, इवन गार्बेज भी इसी में आएगा क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं और ह्यूमन मेड है गार्बेज। तो अभी तक के हमारे जो कॉन्वर्सेशन से हमें एक चीज़ पता चली कि प्लेस, पीपल, things and nature that surrounds any living organism is called environment। जैसा कि हमने पहली डेफिनेशन देखी थी, whatever you see in your surrounding is environment, तो वही डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें आ गए, आसपास की थिंग्स आ गए जो कि नॉन लिविंग हैं, आसपास के पीपल आ गए जो हमारे फ्रेंड्स हैं, प्लेसेस आ गए, तो सब कुछ जो कि हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है वो इन्वायरमेंट में आता है। और जैसा हमने देखा था कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक वो जो लिविंग है, एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है। लिविंग में आपके आ जाएंगे एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स एट्सेट्रा। नॉन एबायोटिक यानी नॉन लिविंग में आपकी बिल्डिंग्स आ जाएंगे, लैंड, वाटर, एयर एट्सेट्रा। ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट वो है जब ह्यूमन बीइंग्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट बनता है उसे हम ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। दैट इज एक्टिविटीज, क्रिएशंस, फॉर एग्जांपल रोड्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। बिल्डिंग्स हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं आएगा, ये ह्यूमन मेड का। तो ह्यूमन मेड में आएगा, बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गए, जितना भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर बुक्स हो गई जिसे हम बना रहे हैं, टेबल, चेयर एट्सेट्रा, जो भी आपके आसपास हैं जिसे ह्यूमंस ने बनाया है। नेक्स्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, नेचुरल इन्वायरमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। एबायोटिक वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेचुरल। तो नेचुरल में क्या आएंगे, लैंड, वाटर, एयर एट्सेट्रा। ओके, तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, दीज कंप्राइजेज नेचुरल इन्वायरमेंट। हमने अपने क्लास 6 के वीडियो में देखा था लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। तो आइए इसको हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं। तो लिथोस्फीयर, जैसे मैंने आपको बताया था, एक सॉलिड क्रस्ट होती है या फिर जिसे हम हार्ड टॉप लेयर बोलते हैं, जो कि हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। अगर आप देखें तो ये अराउंड 100 किलोमीटर्स होती है ऑन एन एवरेज। इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर्स तक होती है। तो हम ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर्स लेते हैं। तो जो इसकी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है हमारे लिथोस्फीयर की, उसे हम सॉइल बोलते हैं। यहाँ पे ब्रोकन डाउन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि जो डिग्रेडेड हमारी रॉक है वो होती हैं, जो कि बहुत स्मॉल पीसेज में होती हैं, और इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये बहुत ही फर्टाइल होती हैं, जिससे हम एग्रीकल्चर इस पर कर सकते हैं। इसीलिए इसी सॉइल पे हमारे फॉरेस्ट्स होते हैं, हमारे एग्रीकल्चरल लैंड इन्हीं सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत ही इरेगुलर सरफेस है, जिसकी वजह से वेरियस लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो हमने क्लास 6 में देखे थे, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे प्लेट्यू हो, चाहे प्लेन्स हो, चाहे वैलीज हो एक्सेट्रा। जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर पाए जाते हैं, और इसके अलावा ओशन फ्लोर्स में भी पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, लिथोस्फीयर वो डोमेन है जहाँ पे हमें फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट ये मिलता है, और ये हमारा नेचुरल वेल्थ का भी सोर्स है, मिनरल वेल्थ का, सॉरी। मिनरल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, चाहे हम आयरन की बात कर लें, मैग्नीशियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जितने भी मिनरल हैं ये सब हमें अपने लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं। अगला डोमेन है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विथ वाटर। तो इसमें आके
जितने भी सोर्सेज हैं वाटर के वो आ जाते हैं, उन सबको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे लेक हो, चाहे सी हो, चाहे ओशन हो, चाहे पॉन्ड हो। तो ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट जिसमें हमारा वाटर इन्वॉल्व होगा वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो हमारा हाइड्रोस्फीयर बहुत ही इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, अदरवाइज हम प्यास से मर जाएंगे। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक बहुत थिन लेयर है एयर की, जो कि हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए है। ये एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे सन की हार्मफुल रेज से और उसकी हीट से। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है, इन सबको मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है, हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। और कोई भी चेंज जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है उसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट बनता है। वेदर हमारा शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है, जबकि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। जैसा मैंने आपको बताया था कि बायोस्फीयर वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हमारे तीनों बाकी के जो कंपोनेंट हैं, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, ये रहा लिथोस्फीयर, चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, जहाँ पे इन तीनों का कॉन्फ्लुएंस होता है, उस थिन जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो। कि ये हमारा वो है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि जब हम केरला का एग्जांपल लेते हैं तो केरला का ध्यान आते ही हमें सबसे पहले ध्यान आता है कि हैवी रेनफॉल। तो वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, उसकी वजह से क्या वहाँ की जो फील्ड्स हैं वो बहुत ही ग्रीनरी आपको वहाँ दिखाई देगी, कोकोनट प्लांटेशंस आपको दिखाई देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हरा भरा एग्रीकल्चर दिखाई देगा। जबकि जब हम जैसलमेर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है नो रेन, चारों तरफ सैंड होगी, और वहाँ की जो एनिमल लाइफ आपको याद आएगी वो आएंगे कैमल, स्नेक, लेजर्ड और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स। तो इससे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि किसी भी रीजन के जो एनिमल्स हो गए या फिर वेजिटेशन हो गए वो वहाँ के इन्वायरमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट या इमीडिएट सराउंडिंग, और ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये जो रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंसी है, ये रिलेशन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस में एज वेल एज उनकी सराउंडिंग से होता है, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, ग्रासलैंड का अलग होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम अलग होगा, माउंटेन्स का इकोसिस्टम अलग होगा, ऐसे ही लेक हो गई, रिवर हो गई, ओशंस हो गई, इवन जो पॉन्ड्स होते हैं उनका भी एक अलग इकोसिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, और इनका आपस में जो रिलेशन है, जो ये आपस में इंटरडिपेंडेंसी शो करते हैं, वही इकोसिस्टम बनता है वहाँ का। तो आइए एक इकोसिस्टम देख लेते हैं जिसका नाम है पॉन्ड इकोसिस्टम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक इकोसिस्टम वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक पॉन्ड है, यहाँ पे बायोटिक में आपका स्वॉन आ गया, ये एनिमल्स आ गए, ये सब, या प्लांट्स आ गए, ये सब बायोटिक कंपोनेंट हैं। वहीं एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, वाटर आ गया, यहाँ की एयर आ गई, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। जब हम इकोलॉजी देखेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकंड होते हैं कंज्यूमर्स, थर्ड होते हैं डीकम्पोजर्स। और ये तीनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को की ज़रूरत होती है इन्हें अपने रोज़मर्रा की, या फिर जीने के लिए आप कह सकते हैं कि इन्हें एग्जिस्ट करने के लिए
एक दूसरे की कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ये सब हम इकोलॉजी के चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग्स अपने एनवायरनमेंट को लगातार मॉडिफाई कर रहा है ताकि वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सके। तो जब हम अपने पुराने ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं जो स्टोन एज में है, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। वो बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करते थे। इसकी वजह से क्या होता था कि हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता था, आपको पोल्यूशन लेवल भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखेगा। बट जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे वैसे हमने डेवलपमेंट किया, वैसे वैसे हमारी नीड्स बढ़ी और नीड्स बहुत तरीके की बढ़ी, उसमें वेरिएशन भी आया हमारे नीड्स में। उसकी वजह से हमने नए नए तरीके खोज निकाले ताकि हम अपने आसपास का जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम उसे चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कर सकें। तो हमने नए नए तरीक़ों से क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, एनिमल को डोमेस्टिकेट किया और एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी आने जाने लगे। तो क्या हुआ, ये सेटल लाइफ होने की वजह से हमें सरप्लस फूड इकट्ठा करना स्टार्ट किया। तो जब भी कोई चीज़ सरप्लस होगी तो क्या करेंगे, हम उसे बेचना स्टार्ट करेंगे, वो बिजनेस बन जाता है। तो उसकी वजह से बार्टर सिस्टम आया, ट्रेड डेवलप हुआ, कॉमर्स डेवलप हो गया। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा तो नई फैक्ट्रीज लगी तो हमने फिर से फॉरेस्ट कवर हटाना स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट या हमारे इकोलॉजी या फिर हमारे आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज से ऐसे जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारे आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज कम होते गए क्योंकि हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते गए हैं। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम एक परफेक्ट बैलेंस बनाएं बिटवीन हमारे नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। मतलब जो भी हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, और जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, चाहे फैक्ट्रीज बना रहे हैं, इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ हम धीरे धीरे करके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को ये कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है इवन हमारी जनरेशन ही धीरे धीरे करके पेरिश कर जाए, ख़त्म हो जाए। तो ह्यूमन बीइंग्स मस्ट हैव टू लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। अगर हम हार्मोनियस वे में अपने एनवायरनमेंट के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड कर जाएगा, उसी के साथ साथ हमारे अर्थ पे जो ह्यूमन लाइफ है वो भी डिग्रेड कर जाएगी। तो हमने अपने इस चैप्टर में कुछ टर्म्स देखे थे, उसमें से 3 टर्म, जैसे कि बार्टर सिस्टम ये एक ट्रेड का सिस्टम है। अभी जैसे हम मनी यूज़ करते हैं किसी भी आइटम को बाई करने के लिए, बट पहले मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हम क्या करते थे, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे टोमेटो चाहिए और सामने वाले के पास पोटैटो है, तो मैं उसे आपस में एक्सचेंज कर लूँगा। इस ट्रेड के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है, फिर भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो देखिए, ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन को राइट करने के लिए या तो अपने एग्ज़ाम में भी लिखने के लिए। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है जो बनता है जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में और अपने इन्वायरमेंट के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से। और वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, अब वो या तो फिजिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं या तो केमिकली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जब वो फिजिकली या केमिकली इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो वहाँ पे या तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है या तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल होता है। ओके, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो भी
हमारे ह्यूमंस के आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो सब इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, इन्वायर या फिर इन्वोनियर में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट में आती हैं, तो वो हमारा नेबर ही हो गया। ये है एनसीईआरटी के पीछे की दी हुई एक्सरसाइज। इसमें आपको सारे आंसर मैं इस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो मैं इसकी आंसर की अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/tuition hours में जाके अपने डाउट्स बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने सॉल्यूशन, अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।